हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये जो हमारी हिस्ट्री की रिवीजन क्लास चल रही है, इसका आज डे 4 है और इस डे 4 में आपकी क्लास 6 कंप्लीट हो जाएगी। इसके सारे चैप्टर्स आज जो हम करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 9 एंड 10 है, जो कि इसका लास्ट चैप्टर है 9 और 10। ठीक है, इससे पहले बाकी के लेके फर्स्ट से लेके आपके 8 तक चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं डे 1, 2, 3 में। ठीक है, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप इन सारे चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं इंडिविजुअल, तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी ये रिवीजन क्लास इसलिए है क्योंकि आपके पास बहुत ही कम टाइम है। इस टाइम पे होता है कि आप पूरे चैप्टर्स ना पढ़ के जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अगर उनको पढ़ते हैं तो आपके जो सीटेट क्लियर होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बार बार रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है और इसी के बेसिस पे आप अपने PYQ भी लगाना स्टार्ट कर सकते हैं, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आज ये हमारा डे 4 है और इसमें हम चैप्टर नंबर 9 और 10 करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9 जो है आपका वो है नए साम्राज्य और राज्य। जैसे कि आप स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हैं कि कैसे कैसे साम्राज्य बन रहे हैं, कैसे कैसे नए नए गाँव बन रहे हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ होता आ रहा है। तो उस समय पे बहुत सारे नए साम्राज्य और राज्य भी बने थे। इसमें एक जो था जो बहुत फेमस हुए थे वो थी आपके समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त ये क्या है, इनके बारे में प्रशस्तियाँ बताती हैं। प्रशस्तियाँ क्या होती हैं? प्रशस्तियाँ जो आपकी होती हैं वो एक तरीके का अभिलेख होता है जो उस टाइम पे लिखी हुई मिलती हैं। जैसे कि कहीं पत्थर पर लिखी हुई मिल गई किसी के बारे में, किसी राजा के बारे में, तभी तो पता चला है ना कि भाई उस समय का राजा ऐसा था, उस समय का राजा ऐसा था। वो कैसे पता चला? उनकी प्रशस्तियाँ, मतलब उनके बारे में जो अभिलेख लिखे हुए थे उससे ही हमें पता चलता है। अब जैसे कि अगर हम यहाँ पर समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं तो इनके बारे में कहाँ पे पता चला? इनके बारे में इलाहाबाद में एक अशोक स्तंभ था। इलाहाबाद का अशोक इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर इनके एक बहुत लंबा अभिलेख लिखा हुआ था, उससे इनके बारे में पता चलता है। और ये एक विशेष तरीके का अभिलेख होता है जिसको हम प्रशस्ति कहते हैं। ठीक है, अब इस अभिलेख में क्या था? इस अभिलेख में समुद्रगुप्त की बहुत ज़्यादा तारीफ लिखी हुई थी कि ये राजा ऐसे थे, बहुत बलवान थे और बहुत अच्छे राजा थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपका यहाँ पर आ जाता है कि इन्हें ईश्वर के बराबर की उपाधि भी दी गई थी। ईश्वर के बराबर। अब ये आपसे क्वेश्चन बन जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि कौन से राजा ऐसे थे जिसको ईश्वर के बराबर की उपाधि दी गई थी। तो वो आपसे पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे या समुद्रगुप्त थे। तो उसमें आपको समुद्रगुप्त टिक करना है क्योंकि समुद्रगुप्त ही एक ऐसे राजा थे जिनको ईश्वर के बराबर की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, वो आपका आ जाता है वंशावली। अब वंशावलियाँ क्या होती हैं? वंशावली होती है कि एक वंश हो गया, फिर उसके बाद उसके बेटा हो गया, फिर उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद, तो ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है इसको हम वंशावली कहते हैं। अब जैसे कि समुद्रगुप्त की माँ थी वो थी कुमार देवी। कुमार देवी, ठीक है, ये जो कुमार देवी थी ये लच्छवी गण की थी और इनके जो पिता थे वो चंद्रगुप्त थे, गुप्त वंश के पहले शासक थे। कौन थे? चंद्रगुप्त, जो कि गुप्त वंश के पहले शासक थे। ठीक है, गुप्त वंश के पहले शासक थे चंद्रगुप्त। अब इन्होंने क्या किया था, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, कौन सी उपाधि थी धारण करी थी? इन्होंने महाराजाधिराज की। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी थी? तो वो समुद्रगुप्त नहीं थे, वो चंद्रगुप्त के गुप्त वंश के पहले शासक थे चंद्रगुप्त। ठीक है, इन्होंने ही, और ये उपाधि समुद्रगुप्त ने भी आगे टाइम में आके समुद्रगुप्त को भी ये उपाधि धारण करी, इन्होंने भी ये उपाधि धारण करी थी। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। यहाँ पर ईश्वर के बराबर किसको माना गया? समुद्रगुप्त को। महाराजाधिराज की उपाधि सबसे पहले किसने धारण करी थी? वो चंद्रगुप्त ने करी थी, बाद में समुद्रगुप्त ने भी करी थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद एक और आ जाता है विक्रम संवत। अगर हम विक्रम संवत की बात करते हैं तो 58 ईसा पूर्व में
प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शंखों पर विजय के प्रतीक के रूप में संवत की स्थापना की थी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। अब ये भी पूछा जा सकता है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण करी थी, तो वो किसने करी थी, वो हो गया आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त वंश के ही थे ये भी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी थी चंद्रगुप्त ने और ईश्वर के बराबर माना गया था समुद्रगुप्त को। ठीक है, ये अपने नोट्स में आप ज़रूर से नोट करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें एक और आगे राजा हुए थे, वो थे हर्षवर्धन और हर्षचरित्र। हर्षवर्धन और हर्षचरित्र ये भी राजा, ये ऐसे ही राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। कब शासन किया तो इन्होंने 1400 साल पहले, 1400 साल पहले इन्होंने शासन किया था। इन्होंने शासन कब किया था, इन्होंने अपने पिता और भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के ये राजा बने थे। कहाँ के, थानेसर के ये राजा बने थे। ठीक है, इतना ही है। उसके बाद आ जाता है आपका पल्लव। पल्लव के बाद आता है आपका चालुक्य। मैं जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वही आपको बता रही हूँ, क्योंकि अननेसेसरी बुक को पूरा रीड करने का कोई मतलब नहीं बनता है और ये स्टेप बाय स्टेप ही है। जैसे कि पहले समुद्रगुप्त का था, फिर हर्षवर्धन हर्षचरित्र का हो गया, अब पल्लव चालुक्य या पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ हैं। अब ये क्या है कि हर किसी राजा के बारे में जो कि उस समय पे हुए थे अलग अलग प्रशस्तियाँ मिली हैं, मतलब अलग अलग ऐसे अभिलेख मिले हैं जिसके पढ़ने के बाद ही इन राजाओं के बारे में पता चलता है। चालुक्य और इसमें तीसरा आता है पुलकेशिन। ठीक है, इन तीनों के बारे में और पता चलता है कि ये जो दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश में थे, दक्षिण भारत के ये दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण राजवंश में आते थे। ठीक है, अब जो पल्लवों का राज्य था उनकी जो राजधानी थी वो थी आपकी कांचीपुरम और उसके आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। कहाँ तक, कावेरी नदी के डेल्टा तक उनका वो फैला हुआ था। और जितना जो चालुक्य का राज्य था वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित था। इनका राज्य कहाँ पर था, इनका था, ये तो हो गया पल्लव का। ठीक है, अब इसके बाद जो आता है ये इनका आता है कृष्णा और तुंगभद्रा, कृष्णा और आपका हो गया तुंगभद्रा। ठीक है, नदियों के बीच इनका स्थित था। अब जो चालुक्य की राजधानी थी वो थी ऐहोल। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको इसलिए पता होने चाहिए कि अगर कोई भी कहीं से भी कोई भी नाम आता है तो आपको उसके बारे में पता है, आप अननोन नहीं हो किसी भी फैक्ट से। ठीक है, और ये क्या था, ऐहोल थी और ये यहाँ का व्यापार का बहुत ही प्रमुख केंद्र था और धीरे धीरे बाद में ये धार्मिक केंद्र भी बन गया था। अब इसमें ये जो आ जाते हैं आपके पुलकेशिन द्वितीय जो थे वो सबसे फेमस चालुक्य राजा थे, सबसे फेमस चालुक्य राजा। ठीक है, सबसे फेमस चालुक्य राजा थे। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है कि इन राजाओं का जो प्रशासन था वो कैसे चलता था। सबसे जो इम्पोर्टेंट उसमें आ जाता है जिसकी वजह से ये अपना चलाते थे वो है आपका भूमि कर। ज़मीन के ऊपर कर लगाकर टैक्स जो मिलता था उससे इनका ये राज्य चलता था। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि अपना राज्य कैसे चलाते थे, भूमि कर लेकर ये अपना राज्य चलाते थे। ठीक है, ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 9। अगर हम चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं उसमें आता है आपका इमारतें, चित्र और किताबें। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है आपको। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है आपका लौह स्तंभ। ठीक है, लौह स्तंभ की अगर हम बात करें तो जो महरौली दिल्ली में है, अगर आप कभी गए हैं वहाँ पर, महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार देखने अगर आप कभी गए हैं तो वहाँ पर एक लौह स्तंभ है बहुत बड़ा।
कुतुब मीनार परिसर में जो खड़ा हुआ है वो मतलब वो क्या दिखाता है, वो भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक एग्जाम्पल है बहुत बड़ा। और इसकी जो ऊंचाई है वो 7.2 मीटर है और जो इसका वज़न है वो 3 टन से भी ज़्यादा है। ठीक है, और इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था आपका 1500 साल पहले। और आप देख सकते हैं कि आज भी ये ऐसा ही खड़ा हुआ है। अब अगर हम बात करते हैं आगे, उसमें आ जाता है आपका ईंट पत्थरों की इमारतें। अब ईंट पत्थरों की इमारतें किस तरीके से बनाई जाती थी? कई बार पहाड़ियों को काट कर उस तरीके से इमारतें बनाई जाती थी और गुफाओं में गुफाएं बनाई जाती थी पत्थरों को काट कर, और उनके अंदर चित्र बनाए जाते थे। ठीक है यार, ये चित्र किससे संबंधित होते थे? ये चित्र होते थे आपके अलग अलग, जैसे कि बौद्ध हो गए या गौतम बुद्ध के बारे में जो लिखा हुआ है, अलग अलग डिज़ाइन हो गए, इन सब से संबंधित ये होते थे। अब मंदिरों का निर्माण भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ये जो समय था उस टाइम पे मंदिरों का निर्माण होने लगा था। ठीक है, अलग अलग जगह पे मंदिरों का निर्माण होने लगा था। मंदिरों के निर्माण में एक गर्भगृह बनाया जाने लगा था। गर्भगृह क्या होता है? जहाँ पर भगवान की मूर्ति होती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है गर्भगृह। ठीक है, तो अब इसमें एक और आ जाती है बुक्स की। अगर हम बात करते हैं तो ये एक बुक है शिल्पाधिकारम। ये किसने लिखी है? ये आपकी बुक लिखी है इलांगो ने। और ये इसमें क्या है? इसमें कोवलन नामक एक व्यापारी है, उसकी कहानी इस बुक में लिखी हुई है। ठीक है, अब एक और इसमें बुक आ जाती है, वो आती है आपकी मणिमेखलई जो है ये सतनार ने लिखी है, ये भी तमिल में ही है। और ये केवलम और माधवी उसकी बेटी है, उन दोनों की कहानी है। ठीक है, तो ये आपका बुक्स हो जाता है। अब जैसे कि ये यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। हाँ, ये 9 और चैप्टर 10, इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको सब करा दिए हैं। आप अपने नोट्स में ज़रूर नोट करिएगा। ठीक है, और कल से हम अपनी क्लास 7 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्लास 7 की हिस्ट्री का रिवीजन भी हम इसी तरीके से करेंगे, जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि आगे वाले चैप्टर्स काफ़ी लेंदी होंगे तो उनमें टाइम भी लगेगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी आपका ये हिस्ट्री वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाए। देन वी विल स्टार्ट, हम उसके बाद ज्योग्राफी वाला पार्ट भी इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।